नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पीएम मोदी का 10 फरवरी को लखनऊ दौरा रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी यूपी का दौरा करेंगे, 10 फरवरी को लखनऊ जाएंगे। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और बस 3 दिन का इंतजार है। और उसके बाद 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। तमाम तैयारियां इसे लेकर पिछले कई दिनों से की जा रही थी। सीएम योगी खुद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे थे, बैठक कर रहे थे। और अब 10 फरवरी को लखनऊ में एक मिसाल बनने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि समापन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अतिथि के तौर पर पहुंच सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये है कि पीएम मोदी 10 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर। देवेंद्र, पीएम मोदी 10 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगे और एक मिसाल बनने जा रही है लखनऊ का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि लखनऊ का जो इस बार G20 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की तैयारी जो है बहुत जोरों से चल रही है। इतना ही नहीं, इसकी पूरी निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और डेली प्रतिदिन शाम की वक्त इस पूरी जो इंतजार है उसका जायजा ले रहे हैं। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे हैं, किस तरह के रखे जाएंगे इंतजाम। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में एक चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है कि जो भी तैयारी की जाएगी वो खाना पूर्ति के लिए नहीं की जाएगी। मतलब कि जैसे हमने किसी चीज को तैयार किया है या फिर जो पेड़ लगाए हैं, गमले लगाए हैं, लाइटिंग व्यवस्था की है, वो इन्वेस्टर मीट के बाद टाई नहीं जाएंगे, वो लगातार कंटिन्यू रहेंगे। तो वही इस बार का जो इन्वेस्टर मीट बताया जा रहा है काफी बड़ा बताया जा रहा है और इसमें प्रदेश को नहीं भारत को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो यहाँ के नौजवान और यहाँ के युवा वो भी सब मजबूत होंगे और उनको भी एक बड़ा रोजगार का एक दरवाजा खुलने का समय आने वाला है, जिसका उद्घाटन बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद होंगे लखनऊ में। इसके लखनऊ में उस दिन लखनऊ में लगभग लखनऊ में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद मुख्यमंत्री ने इनको यहाँ जाके निमंत्रण दिया और चूंकि सूचना में आ रही जानकारी सूत्रों के माने तो राष्ट्रपति मुर्मू जी भी यहाँ मौजूद उपस्थित हो सकती है। अभी उनकी कुछ कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ से लखनऊ से सीधे महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वहां भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे शिवाजी महाराज में। एक लगभग आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्वेस्टर्स मीट में आना एक बहुत बड़ा समझिए अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि प्रदेश में इससे पहले भी 2 बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का आने से कहीं इतना तो साबित हो रहा है कि इस बार का जो इन्वेस्ट है कुछ ज्यादा ही भव्य और बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश ने सेंट्रल लेवल की थोड़ी राज्य स्तर छोटे छोटे व्यापारियों को भी इस बार मौका मिला है, सभी व्यापारियों को इन्वेस्ट करने का मौका मिला है। इससे इतना तो जरूर है कि प्रदेश की जो युवा है, जो बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं, जो परेशान होते हैं कि प्रदेश में कब युवा रोजगार बढ़े, तो इससे आने वाले समय में अब जो बेरोजगारी है वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि जो इस बार तैयारी की गई, विशेष तौर पर वो खाना पूर्ति नहीं की गई है, जो तैयारियां हुई हैं वो आगे भी जारी रहेंगी, एक भव्य तैयारियां की गई हैं। देवेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, कयास लगाए जा रहे थे कि अडानी और अंबानी भी एक बड़ा निवेश कर सकते उत्तर प्रदेश में, लेकिन अडानी मामले को लेकर जिस तरह से देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है, ऐसे में अब कौन वो बड़े उद्योगपति होंगे जो निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल। अडानी के मामले में जिस तरीके से अभी 2 बड़े झटके लगे हैं अडानी को, एक तो बिजली विभाग में, दूसरा परिवहन विभाग में, इससे काफी ज्यादा अडानी के जो शेयर मार्केट है वो भी काफी डाउन हो चुके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अडानी इन्वेस्टर समिट में शामिल जरूर होंगे और हो सकता है उनके नए प्रोजेक्ट के साथ उनको कुछ इससे बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। इसके अलावा भी कई विदेशों से
कई कंट्री से भी उनके दूतों को निमंत्रण दिया गया है। औद्योगिक मंत्री है नंद गोपाल नंदी, उनके माध्यम से। तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार कई कंट्री के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जी अमृता। बिल्कुल बने रहिए देवेंद्र, आप हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, पीएम मोदी 10 तारीख को उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, लखनऊ जाएंगे और वहां पर ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि अडानी समूह और अंबानी एक बड़ा निवेश कर सकते उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से मामला उठता जा रहा है अडानी समूह को लेकर और दो झटके उत्तर प्रदेश से वैसे ही मिल चुके अडानी को, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निवेश अब अडानी समूह की ओर से उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि अडानी लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वहां पर जरूर शामिल होंगे। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां यूपी विधानसभा का बजट सत्र योगी सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा। युवाओं के लिए बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र योगी सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा बजट सत्र होगा और ऐसे में युवाओं के लिए बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, दूसरा बजट होगा ये योगी सरकार का और ऐसे में युवाओं के लिए सबसे ज्यादा फोकस करेगी सरकार। जी बिल्कुल। अब तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार अपने प्रदेश की जनता के लिए कुछ ना कुछ विचार जरूर करती रहती है, कुछ नया जरूर लाती रहती है। इस बार भी जो बजट शुरू होने वाला है 2023-24 बजट का, इस पे पेश किया जाएगा और विधानसभा सत्र 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें पहले दिन विधानमंडल के जो संयुक्त सत्र है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भाषण करेंगी। उसके बाद एक शोक प्रस्ताव के साथ सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। इसके आपको बता फिर 21 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। तो वही योगी सरकार के ये दूसरा बजट है जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा भी किया है कि इस बजट में लगभग 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। तो वही प्रदेश सरकार का यह बजट रोजगार, कृषि, महिलाओं से संबंधित होगा। इतना ही नहीं, इसमें विकास के लिहाज से बहुत बेहतर अहम बिंदुओं को भी दर्शाया गया है। इससे सरकार लोक निर्माण कल्याण पत्र के बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। तो वही युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में एक बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। और बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में भी एक विधानसभा सत्र में एक पॉइंट भी निर्धारित किया गया है। अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है बजट का जो आकार है वो 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। यानी 7 लाख करोड़ से अधिक से इस बार योगी का दूसरा बजट पेश होगा, जिसमें कि विशेष तौर पर युवाओं, महिलाओं को इसमें काफी लाभ मिलने वाला है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने जब अपना सरकार में जब दूसरा कार्यकाल आया था, उसको पहला बजट दिया था, उसमें भी लगभग काफी ज्यादा बजट उसमें भी पेश कर दिया था। उसमें इस बार भी योगी आदित्यनाथ कुछ कम बजट नहीं पेश कर रहे हैं। युवाओं को देखते हुए और बेरोजगारी को देखते हुए अपना बजट पेश कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो पूरा जो खाका है वो सरकार द्वारा तैयार कर दिया गया है। तो यानी इस बार जो 2 दिवसीय जो बजट सत्र शुरू होने वाला है, इससे पहला दिन जो 20 तारीख है वो शोक संदेश में चला जाएगा और दूसरा बजट जो है वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वो पूरा बजट पेश करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि 21 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, 7 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा। बने रहिए हमारे साथ देवेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो महिलाओं, युवाओं, किसानों पर खास फोकस रहेगा। चुनावी बजट है और ऐसे में ये बजट कितना हर वर्ग को लुभाएगा, हर तबके को लुभाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा और इसका असर आने वाले चुनावों में कितना पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश में यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी अब सख्ती से लागू की जाएगी। नर्सिंग छात्राओं के सरकारी संस्थान में अब ट्रेनिंग भी होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से अब परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के अनुसार यूपी में क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी अब सख्ती से लागू होगी। नर्सिंग छात्राओं की सरकारी संस्थान में अब जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही जो कहा जाता था नकल की संभावनाएं होती थी वो भी अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है अब वो परीक्षाएं पूरी होंगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर अब क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश में सख्ती से लागू की जाने वाली आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, आप बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो एक नई पॉलिसी शुरू करने जा रहे हैं, क्लिनिक ट्रेनिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो
सरकारी हॉस्पिटलों में या फिर चिकित्सालयों में कुछ खबरें लगातार आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो इलाज के दौरान ये कमी आ गई, इलाज के दौरान वो कमी आ गई, इलाज के दौरान ठीक से इलाज नहीं किया गया, जिसमें मरीज को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सरकार स्वास्थ्य विभाग पूरा ब्रजेश पाठक जी के अंडर में आता है। ये लगातार कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण भी करते हैं, रात में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, दोपहर एनी टाइम कभी भी जा सकते हैं। कई घटनाएं इनके सामने आने के बावजूद भी इनको लगा कि आखिर क्यों, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सब लड़के बच्चे बाहर से सीख कर आते हैं, वो क्यों ये गलतियां कर रहे हैं। इसको देखते हुए उन्होंने फिर एक बार विचार बनाया कि अब हम अपने स्तर से, यानी अपनी सरकार के स्तर से एक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबको ट्रेनिंग भी देंगे। वही बता दें कि जो नर्सिंग छात्राओं हैं, जितनी भी छात्राएं हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये सारी ट्रेनिंग जो निगरानी है एक सीसीटीवी कैमरे में की निगरानी में की जाएगी। कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा इसका लास्ट में एक रिजल्ट परीक्षा ली जाएगी, वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ली जाएगी। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन चिकित्सा योग्य है, नर्सिंग योग्य कौन नहीं है। इतना जरूर क्लियर हो रहा है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य को जिस तरीके से विभाग को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब जो सरकारी हॉस्पिटल अब बहुत अच्छे सफल साबित होने वाले हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब हमें कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल में ना जाकर किसी निजी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वजह यही बताई जाती है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट सारी सुविधाएं रहती है। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ डॉक्टर है, मशीनें हैं, दवाई है, सब फ्री है। बस फर्क इतना है कि वहां पर कुछ चीजें हैं जो लापरवाही से दी जाती है। वो लापरवाही ना हो इसके लेकर पहले छोटे लेवल के लोगों को मजबूत किया जा रहा है, उसके बाद बड़े डॉक्टर्स को उसमें कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जाएगा। जी अमृता। बिल्कुल देवेंद्र, कई बार हम देखते हैं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हादसे रहते हैं, जिसके चलते जो मरीजों के परिजन हैं वो सीधे डॉक्टर्स और नर्सेस पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि बड़ी लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आती है। तो क्या लगता है देवेंद्र, ऐसे में क्या इस प्रशिक्षण से जो लापरवाही बरती जाती थी उसमें कमी देखने को मिलेगी? स्वास्थ्य सुविधाएं जो बेहतर होंगी उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल अमृता, बिल्कुल सुविधाएं बेहतर होंगी, क्योंकि जब जाहिर से बात है हम किसी को उनके जो कार्य को मजबूत करेंगे तो उनके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो सीसीटीवी कैमरे, उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी होगा कि अगर हम गलत करेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे और सरकार द्वारा हमें दंडित भी किया जा सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए सब बड़ी योजनाएं बनाएगी। इसके अलावा भी उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी साथ में ये भी निर्देशित किया है कि जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो सब ट्रेनिंग का रिकॉर्ड जो है तैयार किया जाएगा। यानी रिकॉर्ड के साथ साथ ये जरूर देखा जाएगा कि कितने बच्चे इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने अनुपस्थित हो रहे हैं, या कभी कभी ऐसे भी होता है लोग फर्जी डिग्री प्राप्त करके हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और तो स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीरो नॉलेज होती है। बिल्कुल देवेंद्र, अब कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और लगातार जो आरोप लगते आए थे मरीजों के परिजनों की ओर से कि जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कहीं ना कोई कमी देखने को मिलती थी, लापरवाही बढ़ती जाती थी, लेकिन अब इसके बाद इस तरह की जो शिकायतें हैं वो नहीं मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। नर्सिंग छात्राओं की सरकारी संस्थाओं में ट्रेनिंग होगी बखूबी और उन्हें और गुणवत्ता तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आने वाले समय में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां यूपी रोडवेज बसों के लिए किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया गया। प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी होगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो यूपी रोडवेज बसों के जो किराए हैं उसमें अब बढ़ोतरी की गई है। 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर से किराया बढ़ा दिया गया है। रात 12 बजे से ही ये लागू हो गई है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, एक बार फिर महंगाई की मार, एक बार फिर यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी की है, हालांकि 3 साल बाद ये बढ़ोतरी की गई है। जी अमृता, आपको बता दें कि इससे पहले भी एक आंकड़ा तैयार किया गया था कि बजट को लेकर कि यूपी का जो रोडवेज बजट है वो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इसमें कि इस बार बताया जा रहा है कि रोडवेज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। कहीं ना कहीं अभी नुकसान का क्या वजह है ये तो नहीं अभी खुल के सामने आया है, लेकिन इस बार का जो रोडवेज जो हर साल की जगह जो बजट है वो काफी डाउन गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रोडवेज बसों ने यात्रा के लिए अब थोड़े ज्यादा जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश जितनी भी राज्य सरकार सड़कें है या परिवहन निगम है उन सब में 25 पैसे
की बढ़ोतरी की गई है। साधारण बस किराए की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति 30 पैसे प्रति के हिसाब से उनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भी अगर कई चीजें हैं जो इसमें जोड़ने की चार्जेस अभी परिवहन विभाग लगाने जा रही है, उन कहीं ना कहीं परिवहन विभाग का जो एक तरह से बजट जो ढीला हुआ है वो कहीं ना कहीं अब जनता की जेब से वसूला जाएगा, उनको क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने इतना जरूर कर दिया है कि जिस तरीके से रोडवेज बसों का जो नुकसान हुआ था अब उसे जनता से वसूला जाएगा। तो विभाग की ये एक तरह से कमी कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं कि अगर कमी हुई है तो क्या जो विभाग के कर्मचारी हैं जो रोडवेज बसों में सफर करते हैं उनके माध्यम से हुई है, क्योंकि देखा जाए तो रोडवेज सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाली बसों में भी कम नहीं होती। अक्सर बसों में भीड़ दिखाई देने को मिलती है। तो सरकार या फिर प्रशासन देखिए रेट बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी भी वही जीरो है, वही खटारा बसें चल रही, लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याएं होती है। लेकिन चूंकि हमें समय से सफर में पहुंचना है तो हमें बस का सहारा लेना ही पड़ता है। ट्रेन का सहारा इस लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें समय से ट्रेन पहुंचाने की कोई गारंटी नहीं देती, ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है। तो ट्रेन पे वो लोग जाते हैं जिनके पास लंबा समय है, लेकिन जिनको जल्दी पहुंचना तो बस का समय जरूर लेते हैं। और ट्रेन की अपेक्षा अगर बात करें तो बस का किराया 4 गुना 5 गुना ज्यादा होता है। इसके बावजूद भी लोग बस का सफर करते हैं, लेकिन हम इतना पैसा देने के बाद भी बस में जो सुविधाएं हैं वो पूरी हमें नहीं मिल पाती है। खटारा बसें होती हैं, टूटी फूटी बसें, अगर पानी बरस रहा है तो आप देख सकते हैं बसों के अंदर पानी बहता हुआ नजर आता है, शीशे टूटे हुए हैं, बस चलती है तो खड़बड़ 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 आवाजें आती रहती तमाम। तो इस तरह की समस्याएं अगर सरकार या फिर परिवहन विभाग दूर करे तो लोगों को पैसा बढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन धीरे 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 किराया बढ़ता चला जा रहा है और सुविधाओं के नाम पर परिवहन विभाग एकदम जीरो बनता चला जा रहा है। तो वही ये तो प्राइवेट की जो नॉर्मली साधारण बसें उनकी है, वही अगर एसी बसों की बात करें, एसी बसों में भी धीरे धीरे सुविधाएं, पैसा सबका वही है। आप जाके देखिए कहीं भी सफर करेंगे 1000 2000 3000 से नीचे रेंट किसी किराया है ही नहीं। और सुविधाओं के नाम पर पहले तो पानी कंबल मिलते थे एसी बसों में, अब वो भी मिलना बंद हो गए। तो इस तरह की जो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं जनता के सामने वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बस किराया ही बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो जनता की परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो किराया है उस पर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ये भी सवाल उठता है देवेंद्र, जिस तरह से 17 लाख लोग एक दिन में सफर करते हैं रोडवेज की बसों में, ऐसे में इस फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं? जी, प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं जनता काफी थोड़ा बहुत नाराज जरूर दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि विभाग 35 पैसे जो बढ़ा रही है, हम 35 पैसे की जगह 2 रुपए बढ़ा दे, 3 रुपए बढ़ा दे, 5 रुपए बढ़ा दे, हम देने के तैयार है। लेकिन सुविधाएं वो उस तरीके से दे ताकि लोगों को, पैसेंजर जो यहाँ बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनको सुविधाओं के तौर पर थोड़ा अच्छी राहत मिले। लेकिन सुविधाओं के नाम पर विभाग अभी भी वहीं के वही तस के तस बना हुआ है। बसें ऐसी है कि आने जाने में समझ लिए कहते हैं कि घर पहुंच गए तो राम भरोसे है, वरना चोट तो खाना ही खाना है। क्योंकि अक्सर बसों की दुर्घटनाएं सामने को मिलती है, चलती बसों में अचानक आग लग जाती है, चलती बसों में टायर फट जाते हैं, चलती बसें एक्सीडेंट हो जाती है। अक्सर इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए विभाग को कोई बड़ा एक ठोस कदम उठाना चाहिए। कब तक विभाग आखिर पुरानी सड़ी बसों को परिवहन के माध्यम से रोड पर चलाते रहेंगे और जनता की जान के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ लगातार किया जाता है, बसों की मरम्मत नहीं की जाती है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बने रही देवेंद्र आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, अब 96 किलोमीटर सफर के लिए 140 रुपए देने होंगे, इससे पहले 116 रुपए देने पड़ते थे। अब कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जनता में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और जिस तरह से लगातार रोडवेज की बसों को लेकर नाराजगी लोगों में बनी रहती थी, अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उसके हिसाब से किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बढ़ोतरी जो हुई है कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है जनता को ही भुगतना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लखनऊ में एक माह से धरने पर बैठे किसान, मुआवजे के लिए धरने पर किसान बैठे हैं। किसानों के खेत में से गैस की पाइपलाइन गुजरी है। किसान 12 मीटर जमीन जाने से नाराज है। बिना अनुमति ठेकेदार से पाइपलाइन निकाली है। सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दे रही सरकार। एसडीएम बीकेटी को ज्ञापन सौंपने पर भी सुनवाई नहीं हुई। बीकेटी तहसील के गाजीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, किसानों की नाराजगी एक बार फिर उजागर हुई है। आखिर
ठेकेदार ने बिना अनुमति के कैसे पाइपलाइन डाल दी? जी अमृता, आपकी पहली बात तो क्लियर कही, क्योंकि ठेकेदार जो है वो किसानों को कुछ नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि जो किसानों की जो जमीन है, किसानों की जो खेती है, वो ठेकेदार की उसकी अपनी संपत्ति है। यही काम अगर किसान कर दे, किसी जमीन को पर खेती करते या हल चला दे, तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन ठेकेदार ने बेटा किसी से परमिशन लिए उस पर एक पाइपलाइन के लिए जो होल खींच दिया है, पाइपलाइन डाली गई है उस जमीन का, तो उस पर किसान ने काफी आपत्ति जताई थी, धरना प्रदर्शन भी किया था। इस पर यह हुआ था कि भाई मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों आमने सामने बिठाया गया। उसमें ठेकेदार के माध्यम से बताया गया कि मैं इनको उचित मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। किसान इसके लिए एग्री हो गए, ठीक है। लेकिन जब मुआवजे की बात आई तो उन्होंने मुआवजे के दर काफी कम करा दिए गए थे और किसानों को जो मुआवजा चाहिए था जमीन की, वो मिल ही नहीं पा रही थी। तो वही बता दें, ये मामला तकरीबन 1 माह पुराना तक हो चुका है अब तक, लेकिन किसान लगातार अपने धरने पर बैठे हुए हैं, अपने बात का अभी भी अटल है। तो वही ठेकेदार का जो काम है वो लगातार चल रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। किसानों के खेत में जो गैस पाइपलाइन डाली गई थी वो भी काम लगभग कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर काम खत्म हो चुका है खेतों में। तो वही किसानों को बताया जा रहा है कि 12 मीटर की जो जमीन है वो एक तरीके से कौड़ी के भाव से उसकी लगभग चली गई है। उनकी बिना अनुमति के ठेकेदार ने जिस तरह से पाइपलाइन डाली, ये भी गलत है। इसमें किसी प्रकार की कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सर्किट रेट का बताया 4 गुना मुआवजा सरकार दे रही है। देने के लिए उन्होंने किसानों ने कहा है जो सर्किट जो रेट है उसका 4 गुना मुआवजा दे। एसडीएम के बीकेटी के एसडीएम है, उनको ज्ञापन दिया गया, इसकी पूरी जानकारी दी गई। वह बीकेटी तहसील के गाजीपुर गांव है, उसका पूरा ये मामला बताया जा रहा है। गाजीपुर गांव की घटना है जहां पर 1 माह से किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनका सुनवाई जो है वो अभी की जस के तस बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी की। तो बता दें किसानों की जो नाराजगी वो लगातार बनी हुई है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सर्किल रेट का 4 गुना ज्यादा मुआवजा उन्हें दिया जाए। एसडीएम से भी उन्होंने जो जिम्मेदार है उनसे भी इसे लेकर शिकायत की है, बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई सुध किसानों की नहीं ली जा रही है। किसान लगातार नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे नाती टीवी। नमस्कार।